हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सहरावत क्लासेस। माय नेम इज सोनिया सहरावत। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। सो गाइज, आपकी ही प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए हमने शुरू किए हुए हैं कुछ प्रैक्टिस सेट्स, उनको सॉल्व कराते हैं हम अपनी वीडियोज में। एंड बिफोर दिस वी हैव कंप्लीटेड 2 प्रैक्टिस सेट, दिस इज थर्ड वन। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 एंड प्रैक्टिस सेट 3 के नाम से। एंड जो ये प्रैक्टिस सेट 3 है, इसके भी हम 3 पार्ट इससे पहले कर चुके हैं। नाउ दिस इज 4th पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द वेगस नर्व इनर्वेट्स द। वेगस नर्व जो होती है वो किसको इनर्वेट करती है, मीन्स कहाँ तक जाती है? नंबर 1 ऑप्शन इज आईज, नंबर 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नंबर 3 ईयर्स एंड नंबर 4 इज हार्ट। वेगस नर्व बड़ा कॉमन सा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अवर हार्ट। ये हमारी वेगस नर्व जो होती है वो कहाँ जाती है? हार्ट में जाती है। मेजर क्रेनियल नर्व है, मीन्स हम इसको मेजर नर्व कह सकते हैं। और क्रेनियल नर्व का मतलब आप समझ रहे हो, यानी हमारे ब्रेन से ये निकलती है। विद अ लॉन्ग पाथ थ्रू द बॉडी, पूरी बॉडी में सब एक लंबे पाथ से होकर गुजरती है। और इसका फंक्शन क्या क्या है? देखो, हमारे पास जो क्रेनियल नर्व है और स्पाइनल नर्व है वो अराइज होती है ब्रेन से, और स्पाइनल नर्व अराइज होती है कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से। क्रेनियल नर्व ब्रेन से एंड स्पाइनल नर्व कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से। ये नर्व वहां से अराइज होकर डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाती हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शन को कंट्रोल करती हैं, रेगुलेट करती हैं। भाई देखो, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है ना सब कुछ, हमारी जितने भी बॉडी फंक्शंस हैं, तो वो कंट्रोल किस तरीके से हो रहा है? नर्व्स के थ्रू हो रहा है ना। नर्व्स मैसेज लेकर आती हैं, मैसेज लेकर जाती हैं। तो क्रेनियल नर्व है ये एक, वेगस नर्व जो है, और क्या क्या फंक्शन देख रही है? कार्डियक कंट्रोल इसका मेन फंक्शन है। मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ वेगस नर्व इज कार्डियक कंट्रोल बिकॉज इट इनर्वेट्स टू द हार्ट। रेस्पिरेटरी कंट्रोल भी देखती है, डाइजेस्टिव कंट्रोल भी देखती है एंड सेंसरी फीडबैक को देखती है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो आईज जो होती है उनमें हमारी ओक्यूलोमोटर नर्व जाती हैं। क्रेनियल नर्व जो थर्ड होती है, ओक्यूलोमोटर नर्व, वो हमारी आईज तक जा रही है। ईयर्स की बात करें तो ईयर्स की आउटर ईयर की स्किन में जाती है हमारी ये वेगस नर्व, बट मोस्ट इंपोर्टेंटली है प्राइमरली इसका फंक्शन यहाँ नहीं है। प्राइमरली किससे रिलेटेड है? हार्ट से या कार्डियक साइकिल से। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में दूसरी नर्व जाती है हमारी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की, ये नहीं जाती है। ये अपनी वेगस नर्व जो है वो ओरिकुलर ब्रांच के थ्रू, अपनी ओरिकुलर ब्रांच के थ्रू ईयर्स तक भी जाती है, बट वहां इसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है। सो हियर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी हार्ट, ऑप्शन नंबर 4। सो वेगस नर्व जो है हार्ट में भी जा रही है, लंग्स में भी जा रही है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में और ईयर्स में भी जा रही है। ब्रेन स्टेम, हमारा जो ब्रेन स्टेम है यहाँ से एक्सटेंड होती है और कहाँ तक? एब्डोमेन तक जाती है। और इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस लाइक हार्ट रेट है, डाइजेशन है, इनको रेगुलेट करती है। वैसे तो वेगस नर्व जो है इसकी ब्रांचेस कहाँ पर है? ईयर में भी है, बट इसका प्राइमरी और मोस्ट वेल नोन फंक्शन में क्या आ रहा है? वो रोल क्या है इसका? हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम में है इसका वेल नोन फंक्शन। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी हार्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी इज। ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कौन सी है? फिर से बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हमारा इन्होंने पूछा है। इमरजेंसी ग्लैंड हम छोटी क्लासेस से भी पढ़ते रहते हैं। पिट्यूटरी, थायराइड, पैंक्रियाज, एड्रीनल। हियर द करेक्ट आंसर विल बी एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो होती है हमारी, इसको इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। फियर और फ्लाइट के हार्मोन बोलते हैं, इसके जो हार्मोन्स होते हैं उनको। पिट्यूटरी की बात करें तो पिट्यूटरी हमारी मास्टर ग्लैंड है। पिट्यूटरी जो ब्रेन में है क्या है? मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं इसको? बिकॉज इट रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ अदर ग्लैंड्स। अदर ग्लैंड्स के फंक्शन को रेगुलेट करती है। लाइक कैसे कैसे हार्मोन्स सीक्रेट करती है? ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो एड्रीनल के सीक्रेशन को रेगुलेट कर रहा है कि कब ज़्यादा बनना है या कब कम बनना है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसे ऐसे हार्मोन्स बनाती है जो दूसरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं कि तुम्हें अपना हार्मोन बनाना है या नहीं बनाना है। दूसरों के ऊपर भी इसका कंट्रोल है। सो दिस इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। पैंक्रियाज की बात करें, ये हमारा दो हार्मोन्स बनाते हैं, ग्लूकागन और इंसुलिन। ग्लूकागन एंड इंसुलिन दोनों मिलकर रेगुलेट करते हैं लेवल ऑफ ब्लड शुगर। ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको रेगुलेट करते हैं, बिकॉज इंसुलिन क्या करता है? डिक्रीज करता है ब्लड में शुगर लेवल, एंड ग्लूकागन क्या करता है? इंक्रीज
इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। इंसुलिन क्या करता है, घटाता है। इंसुलिन के बारे में आप जानते भी हैं, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, जिसको हम शुगर बोलते हैं। और एड्रीनल, थायराइड की बात करें तो थायराइड क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, और ये हमारे बेसिक जो, या फिर कहिए मेन जो इसका फंक्शन होता है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इनके मेटाबॉलिज्म को देखता है ये हार्मोन, और मेटाबॉलिज्म को देखता है तो हमारा एनर्जी लेवल को भी रेगुलेट करता है। बिकॉज जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, फूड ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। एड्रीनल की भी अगर हम बात करें तो एड्रीनल का भी मेड्यूला पार्ट जो होता है, एड्रीनल में 2 पार्ट है हमारी एड्रीनल ग्लैंड में, एक मेड्यूला और एक कोर्टेक्स। पेरिफ्री वाला कोर्टेक्स और जो हमारा इनर वाला पार्ट है वो मेड्यूला। सो मेड्यूला से एड्रीनेलिन हार्मोन बनता है। कौन सा हार्मोन बनता है, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन, या फिर इसको कहेंगे एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन में या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बनेगा और प्रिपेयर करता है बॉडी को फाइट या फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए। इंक्रीज क्या क्या चीजें हो जाती हैं इस हॉर्मोन्स के इफेक्ट से, हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और एनर्जी सप्लाई बॉडी में बढ़ जाती है। हार्ट रेट, बीपी एंड एनर्जी सप्लाई, ये सारी चीजें इंक्रीज हो जाती है उस सिचुएशन से, अपने उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अगर कोई हम गुड न्यूज सुनते हैं सडनली, या फिर हम कोई ऐसी बैड न्यूज सुनते हैं, या सरप्राइज हो जाते हैं किसी चीज को देखकर, ऐसी सिचुएशन में डर जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में बॉडी को सारी चीजों को हैंडल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये हार्मोन बनता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is required for nitrogen fixation by rhizobium। राइजोबियम जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन 1 इज पोटेशियम, ऑप्शन 2 फॉस्फोरस, थर्ड 1 इज नाइट्रेट एंड फोर्थ 1 इज सोडियम। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है किसको, राइजोबियम को, क्या करने के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए प्रैक्टिस सेट सोल्व करने का यही बेनिफिट हमें होना चाहिए कि क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है तो तुरंत से हमारा आंसर आ जाना चाहिए। राइजोबियम के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। इट इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, मीन्स it has symbiotic relationship with the in the roots of leguminous plants। जो leguminous plants होते हैं, दाल वाली फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं, उनकी रूट्स में ये क्या बनाता है, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन करता है। रूट नोड्यूल फॉर्मेशन मीन्स जो रूट हैं उनमें ऐसे गांठ के जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, और वहां पर ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। तो करता क्या है, काम क्या है राइजोबियम बैक्टीरिया का, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स हमने बताया है, पहले भी डिस्कस किया है, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। कितने परसेंट, 78%। और नाइट्रोजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑल प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन प्लांट एंड एनिमल बॉडी। सबकी बॉडी में प्रोटीन्स वगैरह बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, डीएनए बनाने के लिए, आरएनए बनाने के लिए भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो नाइट्रोजन को प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली ऐसे कंज्यूम नहीं कर पाते, इस फ्री नाइट्रोजन को जो एटमॉस्फेयर में N2 की फॉर्म में है। इसको कन्वर्ट किया जाए अगर अमोनिया में, नाइट्राइट में या नाइट्रेट में, तब वो उसको कंज्यूम कर सकते हैं और उससे फिर अपनी प्रोटीन बना लेंगे, और प्लांट को फिर एनिमल खाएगा, वो अपनी प्रोटीन बना लेगा। सो किसकी रिक्वायरमेंट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की। और उसको करके कौन दे रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया या फिर कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में फ्रीली रहते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये बैक्टीरिया है, और उस काम के लिए इसको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए ये क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इसको एटीपी चाहिए होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपको समझ में आया कहाँ पर नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए इसको एटीपी चाहिए, और एटीपी में फॉस्फेट है ना, मीन्स फॉस्फोरस है, इसलिए फॉस्फोरस एज एन एनर्जी सोर्स इसको चाहिए होता है। सो यहाँ पर फॉस्फोरस करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड एक चीज और आप यहाँ पर याद रखोगे, यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है दैट इज नाइट्रोजिनेज एंजाइम। यहाँ पर जो एंजाइम होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में दैट इज नाइट्रोजिनेज। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। सो द ऑप्शन 2 जो हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायो फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है। ऑप्शन 1 इज माइकोराइजा, नंबर 2 एग्रोबैक्टीरियम, थर्ड 1 राइजोबियम एंड नंबर 4 इज नोस्टॉक। सारे ऑप्शंस की बात करें तो बायो फर्टिलाइजर पूछा है इन्होंने। बायो फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं,
नाम से ही समझ में आ रहा है, मीन्स जो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट सप्लाई को बढ़ाए, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिले उससे। और बायो मीन्स कोई ऑर्गेनिज्म हो, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्लांट की ओवरऑल हेल्थ के लिए प्लांट को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में सोइल से हेल्प करे। पर्टिकुलरली कौन से? NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इनको एब्जॉर्ब करने में प्लांट की हेल्प करे ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को ये सारी चीजें एब्जॉर्ब करने में हेल्प करे। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से, फ्रॉम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद प्लांट्स, जिसमें क्या हो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट के साथ इस तरह से रहे कि दोनों को बेनिफिट हो। या तो ऐसा या फिर फ्री लिविंग भी हो सकती है वो कंडीशन। तो ऑप्शंस की बात करें तो माइकोराइजा, क्या होता है माइकोराइजा? माइको वर्ड जो आता है, टर्म जो आती है वो फंगस के लिए आती है ऑलवेज, और राइजा मीन्स रूट्स। जब कोई फंजाई रूट्स के, किसी प्लांट की रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है और फंजाई उसको, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है और प्लांट उसको फूड देता है, उस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? माइकोराइजल एसोसिएशन। राइजोबियम के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, किसके? लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में, वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, ये भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करा रहा है, और मेनली कौन सा? फॉस्फोरस, मेनली किसको? फॉस्फोरस को। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करा रहा है। नो स्टॉक की बात करें, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये भी हमें क्या ये भी प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रोजन प्रोवाइड कराएगा। बचता है हमारा क्या ऑप्शन? एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, जिसके बारे में हम बहुत जगह पढ़ते हैं और बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, वैसे तो ये क्राउन गर्ल डिसीज कोज करता है, क्या करता है? डिसीज कोज करने वाला बैक्टीरिया है। एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है? तंबाकू प्लांट में डिसीज कोज करता है, क्राउन गर्ल डिसीज। बट इसका यूज एज ए जीन ट्रांसफर एजेंट या वेक्टर की तरह किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज होता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एग्रोबैक्टीरियम, जो कि एक बायो फर्टिलाइजर नहीं है, जीन ट्रांसफर एजेंट की तरह ये काम करता है, बट बायो फर्टिलाइजर नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिपोर्टेड दैट डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम? किसने रिपोर्ट किया कि डाउन सिंड्रोम एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम से होता है? डाउन सिंड्रोम के बारे में हम बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सो डिटेल में तो यहाँ नहीं जाएंगे। मंगोलिज्म भी बोलते हैं इस डिसीज को। बात वही करते हैं जो क्वेश्चन में पूछा है कि ये एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी की वजह से, मीन्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के आने से होता है, ये बात बताने वाले कौन थे? तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? जेल डाउन 1866, लेजुइने 1959, क्लाइनफेल्टर 1942, हटिंगटन 1872। आई होप आप सभी का मोस्टली, जिसने अगर ये डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आंसर जाएगा जेल डाउन। मीन्स यही हम पढ़ते हैं कि डाउन सिंड्रोम को किसने बताया था? जेल डाउन ने बताया था, तो इसलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम है। बट इसके बारे में फर्स्ट डिस्क्राइब तो इन्होंने ही किया था। अगर हम इसके बारे में अदर बुक्स में या कुछ और बुक्स में देखते हैं तो लेजुएने जो है, उन्होंने इसको फर्स्ट, ये एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम से होता है, ये बात बताने वाले ये थे। डाउन ने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था, बट ये 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम वाली बात जो है, ट्राइसोमी वाली, ये इन्होंने बताई थी। तो यहाँ पर आंसर यही होना चाहिए, लेजुएने। बट इस बुक की जो आंसर की है वहां पर भी जेल डाउन ही दिया हुआ है, तो आप इसे अपने लेवल से भी अदर बुक से सर्च करेंगे कि यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए। क्लाइनफेल्टर की बात करें तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इन्होंने बताया था XXY कंडीशन जो होती है, जहां पर एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है X क्रोमोसोम की। बेसिकली ये मेल होते हैं, बट इनमें फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप हो जाते हैं, और ये स्टेराइल मेल होते हैं जनरली। हटिंगटन क्या है? न्यूरो डीजनरेटिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। हटिंगटन डिसऑर्डर जो है न्यूरो, और साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पर है, न्यूरो डीजनरेटिव जेनेटिक डिसऑर्डर, मीन्स जो हमारी नर्व सेल्स हैं वो डीजनरेट होने लगती हैं। Now the next question is, smoking addiction is harmful because it produces polycyclic aromatic hydrocarbon. Polycyclic aromatic hydrocarbon, PCAH, या फिर कहिए PAH बोलते हैं इसको। Polycyclic aromatic hydrocarbon मतलब कई साइकिल वाले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करते हैं स्मोकिंग। जो भी आप स्मोकिंग का सब्सटेंस यूज कर रहे हो, टोबैको है या कुछ भी है, सिगरेट, बीड़ी, तो वो क्या कोज करता है? ऑप्शन 1 इज रिडक्शन इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम कर देता है। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। कैंसर कोज करता है। रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ फीटस,
जो फीटस है उसकी ग्रोथ को रिटार्ड करता है, मीन्स रोकता है। यहाँ पर हमें सारे ऑप्शन लगेंगे कि भाई ये भी होता है, ये भी होता है टोबैको स्मोकिंग से। तो बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इन्होंने टोबैको स्मोकिंग की नहीं, केवल उससे जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उनके बारे में पूछा है कि वो क्या कोज करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कैंसर। टोबैको में क्या क्या चीज होती है मेनली, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये करता है रिडक्शन इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, बिकॉज हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने की एफिनिटी इसकी ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, इसकी दोस्ती ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन इसको देखेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा और इसके साथ दोस्ती कर लेगा, इसके साथ बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट घट जाएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। बट किसकी वजह से, कैंसर किसकी वजह से होता है, एक इसके अंदर टार होता है जो कि केमिकल होता है सिगरेट में। और नेक्स्ट बात करें तो PAH, ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है, इसमें क्या क्या आते हैं, बेंजोपायरीन, एल्डिहाइड, बेंजोपायरीन होता है, एल्डिहाइड होता है, और नाइट्रोजोएमीन्स एमाइंस और फिनोल होते हैं। ये सारे कंपाउंड्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं और ये कैंसर कोज करने वाले होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ ज्योग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट्स, किसी ज्योग्राफिकल रीजन की जो बायोडाइवर्सिटी है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन द डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ द रीजन, किसी रीजन की जो डोमिनेंट स्पीसीज है वहां ज्यादा नंबर में मिल रही हैं, उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को ही बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, या फिर स्पीसीज एंडेमिक टू द रीजन, या फिर जो उस रीजन में एंडेमिक स्पीसीज है, एंडेमिक मीन्स जो वहीं पर मिलती है कहीं और नहीं मिलती हैं, या एंडेंजर्ड स्पीसीज फाउंड इन द रीजन, या उस रीजन में मिलने वाली एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड मीन्स जो जिनके एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, जो इतना नंबर कम रह गया है कि वो एक्सटिंक्ट होने वाली है। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग द रीजन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जरा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर कर दोगे। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट हेयर। किसी रीजन के में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सब में जो डाइवर्सिटी है, उन सब की डाइवर्सिटी को ही बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। बायोडाइवर्सिटी की हम बात करें, इसको 3 लेवल में डिवाइड किया गया है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, या स्पीसीज लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या इकोसिस्टम लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जीन लेवल पर का क्या मीनिंग है, एक ही स्पीसीज में भी जीन्स में वेरिएशन देखने को मिलते हैं। किसी रीजन में, किसी एरिया में, ज्योग्राफिकल रीजन में एक ही स्पीसीज के अंदर भी अलग अलग वैरायटी मिलेगी हमको, वो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी मीन्स एक रीजन में बहुत सारी स्पीसीज है ना, उसमें एंडेंजर्ड भी आ गई, उसमें डोमिनेंट भी आ गई, उसमें एंडेमिक भी आ गई, मीन्स ये तीनों कैटेगरी आ जाएंगी। तो किसी एक पर्टिकुलर को तो नहीं आंसर मान सकते ना हम कि डोमिनेंट वाले ही डाइवर्सिटी शो करेंगे या एंडेमिक वाले ही या एंडेंजर्ड वाले ही, वो सब आ जाते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंदर। इकोसिस्टम लेवल पर भी बायोडाइवर्सिटी होती है कि ये फॉरेस्ट है, ये सी है, ये रिवर है। तो एक ब्रॉड टर्म है बायोडाइवर्सिटी। ये जो 3 ऑप्शन थे ये इसको क्या कर दे रहे थे, किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे थे, तो इसमें सब कुछ आ जाता है और सब कुछ ऑप्शन नंबर 4 से में इंक्लूड होगा। डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग द रीजन, उस रीजन में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबकी डाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट हियर। Now the next question is the country which hosted the first World Earth Summit on conservation of environment is। environment के conservation के ऊपर जिसने पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड अर्थ समिट किया था, एनवायरमेंट को मतलब ऐसे जहाँ वो कंट्री जहाँ पर होस्ट किया गया था पहला वर्ल्ड अर्थ समिट, मतलब जिसमें दुनिया के बहुत सारे देशों को बुलाया गया था और किसके बारे में बात हुई थी, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। इसको UNCED बोला गया था पहले, यूनाइटेड नेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। कब हुआ था, 1992 में। और किस कंट्री में, ब्राजील, स्पेन, इंडिया और पेरू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ब्राजील। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में 1992 में ये समिट, वर्ल्ड अर्थ समिट होस्ट किया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लंग ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय। जो लंग ट्यूबरकुलोसिस होता है यानी लंग टीबी हम जिसको बोलते हैं, वो किससे होती है, स्यूडोमोनास एरुगिनोसा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, इसेर्सिया कोलाई। सो करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर 2 माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक तो एक आप कॉमन सा भी आइडिया लगा सकते हो, ट्यूबरकुलोसिस इसी में आ रहा है,
और बाकी सब जगह पर इस तरह की बातें फिट नहीं होती कि भाई ट्यूबरकुलोसिस आ रहा है तो ट्यूबरकुलोसिस यही कोज करेगा, बट यहाँ पर ये चीज है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये कोज करता है क्या, लंग ट्यूबरकुलोसिस, यानी लंग्स की जो टीबी होती है। स्यूडोमोनास एरोगिनोसा की बात करें तो ये इन्फेक्शन कर सकता है लंग्स में भी और यूरिनरी ट्रैक्ट में भी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के बारे में जाने तो ये क्या करता है, न्यूमोनिया कोज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी क्या करता है, न्यूमोनिया कोज करता है। इसेर्सिया कोलाई हमारी कॉमनली इंटेस्टाइन में मिलता है और कोई डिसीज कोज नहीं करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर 2। नाउ द नेक्स्ट इज अमीबा रिएक्ट्स। अमीबा जो है वो रिएक्ट करता है नेगेटिवली टू स्ट्रॉन्ग लाइट एंड पॉजिटिवली टू वीक लाइट, या पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग लाइट नेगेटिवली टू वीक लाइट, या फिर अनअफेक्टेड रहता है लाइट की इंटेंसिटी से, या फिर पॉजिटिव होता है दोनों के लिए, स्ट्रॉन्ग और वीक लाइट के लिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा जाएगा नेगेटिवली टू स्ट्रॉन्ग लाइट एंड पॉजिटिवली टू वीक लाइट। ये स्ट्रॉन्ग लाइट के लिए तो नेगेटिव रिएक्ट करता है और वीक लाइट के लिए पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। और इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को फोटोटैक्सिस बोलते हैं, फोटोटैक्सिस। किस लिए, बिकॉज इंटेंस इल्यूमिनेशन जो होता है, हार्मफुल इंटेंस लाइट जो होती है, उसे अवॉइड करने के लिए ये उससे क्या करेगा, नेगेटिवली मीन्स उससे मूव अवे फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग लाइट, जहां से स्ट्रॉन्ग लाइट आएगी उससे दूर मूव कर जाएगा, एंड जहां से वीक लाइट होगी उसकी तरफ पॉजिटिवली रेस्पॉन्स करेगा। सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ऑल ponds एंड puddles आर destroyed द organism likely to be destroyed is। अगर सारे पॉन्ड्स और पडल्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाएं, तालाब वगैरह, पोखर वगैरह, तो ऑर्गेनिज्म कौन से डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ऑप्शन 1 इज लीस्मानिया, ऑप्शन 2 ट्रिपैनोसोमा, ऑप्शन 3 एस्केरिस एंड ऑप्शन 4 इज प्लाज्मोडियम। हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 प्लाज्मोडियम। आप जानते हो प्लाज्मोडियम कॉज मलेरिया, प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया, एंड इट स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कैसे फैलता है, थ्रू द मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो के थ्रू फैलता है ना, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। तो ये जो मॉस्क्यूटो होते हैं, इनके लार्वा जो है वो ऐसे जगह पर ही ग्रो करते हैं जो ठहरा हुआ पानी होता है, जहां पर पॉन्ड्स पडल्स वगैरह में जहां भी पानी भरा होता है वहां पर इनके लार्वा ग्रो करते हैं। लार्वा ग्रो करेंगे, वो कैरी करेंगे प्लाज्मोडियम को और उसको फिर पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट करने का काम करेंगे। तो अगर पानी ही नहीं इस तरह से ठहरा हुआ उनको मिलेगा तो लार्वा मर जाएंगे, एग्स जो है वो लार्वा नहीं बना पाएंगे एग्स से, और पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएगा। वो नहीं बन पाएंगे तो प्लाज्मोडियम का स्प्रेड नहीं होगा, ट्रांसमिटेड नहीं होगा ये पर्सन टू पर्सन। तो प्लाज्मोडियम क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और मलेरिया के होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। बाकी ऑप्शंस के बारे में एक बार थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन है, बहुत जगह पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लीस्मानिया क्या करता है, लीस्मानियासिस या फिर काला आजार कोज करता है। कैसे स्प्रेड होता है, बाइट ऑफ सैंड फ्लाइज या फ्लीबोटोमस। इनका मैंने आपको पहले भी बोला है कि या तो अपनी कुछ ट्रिक बनाइए, बिकॉज सारे के सारे हमें क्या लगता है फ्लाइज के नाम है या मॉस्किटो के नाम है। मॉस्किटो तो फिर भी रह जाता है, 2-3 डिसीज हमारी ये फ्लाइज वाली है और जिनसे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। तो बाइट ऑफ सैंड फ्लाइज और दूसरी टीसी फ्लाई है या ग्लोसिना, ग्लोसिना पाल्पेलिस। ये क्या किसको स्प्रेड करती है, ट्रिपैनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होती है ना, ट्रिपैनोसोमा कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस डिसीज, तो उसको कौन स्प्रेड करती है, ग्लोसिना। और टीसी फ्लाई बोलते हैं इसका कॉमन नेम, इसका सैंड फ्लाई है कॉमन नेम और फ्लीबोटोमस साइंटिफिक नेम है। तो फ्लीबोटोमस तो लीस्मानिया को स्प्रेड करती है और ग्लोसिना ट्रिपैनोसोमा को स्प्रेड करती है। तो इसकी अपनी कुछ भी ट्रिक बनाइए, PSL या LSP करके। लीस्मानिया सैंड फ्लाई से स्प्रेड होगा और फ्लीबोटोमस उसका साइंटिफिक नेम है, और ट्रिपैनोसोमा TGT, ये तो याद रह जाएगा आपको। TGT पोस्ट के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, TGT, T से ट्रिपैनोसोमा और G से ग्लोसिना और T से टीसी फ्लाई। तो TGT तो आई होप आप लोग बिल्कुल याद रखोगे, भूलोगे नहीं। नाम इनके याद रह जाते हैं, ग्लोसिना है, फ्लीबोटोमस है, लेकिन कौन सा किसको स्प्रेड कर रहा है, थोड़ा ये कंफ्यूजन वाली चीज हो जाती है। तो इसको या तो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम्स कहीं पर नोट कीजिए, या फिर अपनी कुछ ट्रिक बनाइए इन सब के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू सीलोम डेवलप्स एज अ एस्केरिस। बचा इसमें हमारा, एस्केरिस कैसे फैलता है, फीकल ओरल कॉन्टेक्ट के थ्रू। एस्केरिस जो राउंड वर्म होता है, एस्केरियसिस कोज करता है, इंटेस्टाइन में चला जाता है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है,
लूज मोशन जैसी सिचुएशन हो जाती है, तो ये किससे फैलता है, फीकल ओरल कॉन्टेक्ट से। इसका जो लार्वा है वो बाई चांस अगर फूड में कंटेमिनेट हो जाए उससे, जो अफेक्टेड पर्सन है, डिसीज्ड पर्सन है, उसके फीकल मैटर किसी तरह से फूड में चला जाए तो वो ओरल मेथड से, ओरल कॉन्टेक्ट से चला जाएगा दूसरे पर्सन की बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू सीलोम डेवलप्स एज अ स्प्लिट इन। ट्रू सीलोम डेवलप होती है किस में स्प्लिट होने से, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म या फिर बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1 मेसोडर्म। आप जब सीलोम के बारे में पढ़ते हो, सीलोम इज द कैविटी बिटवीन बॉडी कैविटी एंड गट। जो हमारी गट होती है और बॉडी कैविटी होती है, दोनों के बीच में जो एक कैविटी है उसको हम सीलोम बोलते हैं। और जिन एनिमल्स के पास सीलोम नहीं होती वो असीलोमेट होते हैं और इस कंडीशन को असीलोम बोलते हैं। और जिनके पास सीलोम होती तो है बट मेसोडर्म से लाइंड नहीं होती, मेसोडर्म से लाइंड नहीं होती, उनको स्यूडोसीलोमेट बोलते हैं। और स्यूडोसीलोमेट में हमारी एक ही फाइलम आता है, दैट इज नेमेटोडा, स्यूडोसीलोमेट कंडीशन। और जिनके पास होती है ट्रू सीलोम, जो इन्होंने बात की है, ट्रू सीलोम जो होती है, अच्छा इसमें स्यूडोसीलोमेट में जो मेसोडर्म है वो क्या हो जाती है, ऐसे टूट जाती है, इसलिए जो बॉडी कैविटी है, सीलोम है, वो उससे लाइंड नहीं रहती पूरी। लेकिन ट्रू सीलोम में क्या होता है, मेसोडर्म से लाइंड रहती है। ये एक्टोडर्म हो गई, देखो 3 जर्म लेयर होती है ना एम्ब्रियो में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो मेसोडर्म है उससे लाइंड रहती है कौन, बॉडी कैविटी, उसको बोलते हैं ट्रू सीलोम। सो हियर द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, मेसोडर्म। सो गाइज आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है और आपको लगता है कि किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एंड अगर आप थोड़ा सपोर्ट शो करना चाहते हैं उसके लिए भी वीडियो को शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्दो आप लोगों के कमेंट और आप लोगों को फीडबैक पॉजिटिव मिलते रहते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।